गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस में चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस पढ़ा था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ेंगे। फोर्स को हिंदी में बल और प्रेशर को हिंदी में दाब कहा जाता है। और इसके लिए आप आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 113 ओपन कीजिए। अब टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड में हम फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, प्रेशर एंड यूनिट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लिक्विड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो स्टूडेंट्स, आप क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं और आपने किसी को कार भी पुश करते देखा होगा और कार्ट वगैरह भी पुश करते देखा है। तो इसमें हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं, ठीक है, सपोज जैसे कि हम टेबल को अपनी ओर पुल कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो भी क्या होगा? फोर्स है। और बॉडी को टर्न करना या किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करना या बैंड करना, ये सब फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। फोर्स की फॉर्म हम इसे बोल सकते हैं कि एक प्रकार का जो है फोर्स है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर, ये फोर्स नहीं होता। तो फोर्स को हम जो है और बेटर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि पुश और पुल की फॉर्म में होता है। इसके अलावा भी ये बहुत कुछ है, पुश पुल, फोर्स ट्विस्ट कर सकता है, फोर्स की हेल्प से हम किसी चीज़ को टर्न कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, इवन हम हैवी से हैवी वेट को जो है लिफ्ट कर सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फोर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो फोर्स जो है ये पुश और पुल की फॉर्म होती है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट मूविंग मोशन में होता है, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन में होता है, उससे क्या कर देता है? जो बॉडी रेस्ट की स्टेज में यानी विराम की अवस्था में है तो उसको मोशन में ला देता है, और जो गति कर रही है तो उसको फोर्स अप्लाई करके हम रेस्ट की स्टेज में ला देते हैं। ये सबसे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोर्स की। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो जब जितनी ज़्यादा मात्रा में हम फोर्स अप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उसे कहेंगे। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी बढ़ेगा और फोर्स में जो है वो डायरेक्शन भी इंक्लूड होगा। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आप इसके बारे में क्लास 9 में पढ़ेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ यानी फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ जो है डायरेक्शन भी इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप पुश और पुल करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ेगा। और तो फोर्स का जो अमाउंट है बढ़ेगा या घटेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी बढ़ेगा या घटेगा। और ऑब्जेक्ट को हम जिस डायरेक्शन में भी घुमा रहे हैं, मूव कर रहे हैं या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए, तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, अब एक बॉल जो कि रेस्ट में है यानी विराम अवस्था में, हम जब वो मोशन में कब आएगी? जब हम उसमें जो है फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स अप्लाई करने पर जो बॉल है आप देखेंगे वो मोशन में आ जाएगी। और मोशन में आई है तो इसे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और किसी भी बॉडी मीन्स ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट को या हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों की सरफेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में आना आवश्यक होता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और किसी चीज़ के थ्रू, जैसे हम हमारे हाथों की हेल्प से टेबल को पुश कर रहे हैं, तो हमारे हाथ की सरफेस और टेबल की सरफेस जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, तभी फोर्स जो है अपना काम करेगा। ठीक है, अब फोर्स की इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई यूनिट जिसे स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलते हैं, तो फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो
न्यूटन है, और सर आइजैक न्यूटन के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स की खोज की थी। और इसके अलावा फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो भी उन्होंने दिया था। फ्रिक्शनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आइजैक न्यूटन के द्वारा ही दिया गया है, और प्राइज विनर थे, और इन्होंने जो है कई क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। बहुत ही फेमस भौतिक शास्त्री हैं ये, भौतिक वैज्ञानिक हैं ये। और अगर हम फोर्स की दूसरी यूनिट्स के बारे में बात करें, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गई है जिसका हम यूज़ करते हैं, तो न्यूटन है, न्यूटन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्स की जो यूनिट है वो डाइन है, किलोग्राम है, किलोग्राम फोर्स एंड पाउंड फोर्स है। तो 3 और यूनिट है फोर्स की, हम फिर से रिपीट करेंगे, डाइन, किलोग्राम फोर्स एंड पाउंड फोर्स। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ एक्टिविटी में आप देखेंगे कि टू अंडरस्टैंड द फोर्स अप्लाइड इन द सेम इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है टेबल क्या कर रहे हैं, 2 बच्चे यहाँ पर टेबल को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम फोर्स के साथ इसे पुश कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में टेबल को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो क्या होगा इस कंडीशन में, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में उसे पुश करेंगे तो ये जो है टेबल ये मोशन में आएगा, ये मूव करेगा। लेकिन हम अपोजिट डायरेक्शन में जो है इसको मूव करेंगे या पुश या पुल करेंगे तो क्या होगा, फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये जो होगा ये अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा, और ये जो है बैलेंस्ड फोर्स है। तो फोर्स 2 टाइप का होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो यहाँ जो है आप देखेंगे दोनों तरफ से जो है फोर्स लगाया जा रहा है, और दोनों का फोर्स जो है इक्वल है। तो यहाँ पे फोर्स जो है 0 होगा, अप्लाई किया गया फोर्स यहाँ पर 0 है, बैलेंस नहीं होगा। यहाँ बैलेंस होगा। नाउ ये एक्टिविटी से आप ये सीखेंगे कि जो नेट फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, और उसका हम अगर डिफरेंस निकालें तो अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो आप फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ने के बाद ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। और अगर हम बात करें अगर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो फोर्स इक्वल हो जाते हैं और नेट फोर्स 0 हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। और इफेक्ट ऑफ फोर्स आप देखेंगे। नाउ फोर्स क्या क्या कर सकता है, देखो फोर्स जो है मूव्स और टेंड्स टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेज पे होते हैं, रेस्ट स्टेट होती है उनकी, जैसे कि बुक यहाँ पर रखी हुई है, और ये जब तक मूव नहीं करेगी जब तक हम इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी पोजीशन में है या रेस्ट में है, उस पर हम जब तक फोर्स में नहीं आएगी या जब तक वो मोशन में नहीं आएगी तब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है। तो हम जिस तरह से बुक पुश कर रहे हैं, स्कूल बैग को खींच रहे हैं, स्ट्राइकर को मार रहे हैं, कैरम बोर्ड में हम स्ट्राइकर का यूज़ करते हैं, और इसी की हेल्प से जो है मूव करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। और हर जगह जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इवन हम चल रहे हैं तब भी हमारे पैरों के थ्रू जो है फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। और हमारे जो पीछे वाली एंकल होती हैं, एड़ियाँ होती हैं हमारी, जो वो फोर्स अप्लाई करती हैं पीछे की डायरेक्शन में, और आगे वाली जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो सरफेस पर हमें चलने में, हमारी आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं। और अर्थ भी जो है फोर्स अप्लाई करती है, और इसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की हेल्प से जो है हम चल पाते हैं अर्थ पर, या हम इसको ग्रेविटेशन फोर्स भी बोल सकते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, किसी बस को धकाना है तो बस को हम अगर पुश करेंगे तो छोटे स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को हमने तो है पुश कर दिया, लेकिन अगर हमें बस को धकाना, कार को पुश करना पड़ा तो क्या करेंगे, वो इजीली मूव कर जाएगा नहीं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा जो है फोर्स की आवश्यकता होगी और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, और जितना ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे और उतना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी बढ़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो किसी बस को धकाने के लिए ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, और जितने ज़्यादा लोग उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो बढ़ेगा और बस जो है वो चलेगी। ये इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स।
चेंजेस द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं किसी स्ट्रेट रोड पे सेम स्पीड में, अब आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपका जो फ्रेंड है वो आगे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आपका जो फ्रेंड है वो पीछे से आपकी साइकिल को पुश करे और आप आगे से साइकिल, आप फोर्स लगा रहे हैं साइकिल चलाने के लिए और पीछे से आपका फ्रेंड खींच रहा है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो साइकिल क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी और धीमी हो जाएगी और रुक जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक चलती हुई कार पे अगर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे और ये जो गोलकीपर होता है जो बॉल को रोकता है गोल करने से, और क्रिकेट में जो फील्डर होते हैं वो बॉल को बाउंड्री से बाहर जाने पर रोकते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या करते हैं, फोर्स को रोकने का काम करते हैं। तो फोर्स क्या करता है, घूमती हुई बॉल को हम जो है हमारे हाथों की हेल्प से रोक देते हैं, लुढ़कती हुई बॉल को हम रोक लेते हैं। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो गति होती है, उसका जो मोशन होता है उसे धीमा कर सकता है और रोक सकता है। ठीक है, अब जैसे कि पैडलर आप देखोगे यहाँ पे ये साइकिल में ये जो पैडलर ये जो है पैडल मार रहा है यहाँ पर, और पैडल मार रहा है, पीछे से इसका फ्रेंड पुश कर रहा है, तो पुश करेगा तो क्या होगा, साइकिल और तेज़ी से आगे बढ़ेगी, लेकिन वो अपने पीछे से इसे पुल करेगा तो साइकिल की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को फास्ट मोशन में भी ला सकता है, फोर्स का जो मोशन में रहता है उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, और ब्रेक अप्लाई करके हम मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को भी कंट्रोल में या स्टॉप कर सकते हैं। चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ये किसी भी गति करती हुई वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर देता है। अब आप देखेंगे जैसे ये क्रिकेटर है, यहाँ बच्चा जो है खेल रहा है और इसने बॉल को हिट किया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो फोर्स अप्लाई करके बॉल के डायरेक्शन को जो है चेंज कर सकता है। ठीक है, तो वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता, स्पीड जैसे ही बढ़ाएगा घटाएगा तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर हम बाइसिकल को टर्न करें डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है, हमें या फिर सर्कुलर पाथ में उसे घुमाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हैंडल बार होता है उसे घुमाना होगा। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो फोर्स क्या करता है, किसी भी गति करती हुई वस्तु की दिशा को भी चेंज कर देता है। अब ये फोर्स का जो है ये चौथा प्रभाव है। और नेक्स्ट है चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो फोर्स और क्या क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे कि हम जैसे लेमन स्क्वीज करते हैं तो लेमन का जो है उसमें से जूस निकल आता है, और जूस निकलने के बाद जो होता है वो स्क्वीज्ड पार्ट रह जाता है। तो प्रेशर अप्लाई करने से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ पर पॉटर दिया है, पॉटर क्या कर रहा है यहाँ पे, मटके बनाने का काम करते हैं, दिए वगैरह बनाने का काम करते हैं, अर्थन लैंप वगैरह बनाते हैं ये। तो आप देखोगे कैसे उसने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया है, इस पर फोर्स अप्लाई करके जो मिट्टी है, मिट्टी से उसने घड़ा बना दिया है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हम स्क्वीज करें या प्रेस करें तो प्रेस करने के बाद क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा। मिट्टी का प्रेस करने से, स्क्वीज करने से आप देखोगे कि मिट्टी से कैसे घड़ा बना है। ठीक है, अब रोटियाँ आपने देखा है मम्मी को बनाते हुए, तो जब वो रोटी बनाती हैं तो जो आटे की बॉल होती हैं उसे हम प्रेस करते हैं और चारों तरफ से हम बेलते हैं उसको, और इससे क्या होता है, वो गोल शेप में चेंज हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर जो आटा रहता है वो पाउडर की फॉर्म में रहता है, लेकिन जब हम उसमें पानी ऐड करते हैं, थोड़ा सॉल्ट ऐड करते हैं और उसका डो बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है शेप भी चेंज होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी, फोर्स का एक उपयोग ये भी है, एक इफेक्ट ये भी है कि ये किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। तो फोर्स, अब हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, फोर्स चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजिशन ऑफ रेस्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
और a force can slow down a moving object or stop it. A force can make an object in motion or move faster. ठीक है. A force change A force can change the direction of a moving object. An application of force में हम बोल सकते हैं a force can change the size and shape of a body. अब types of force हम देखेंगे. तो टाइप्स ऑफ फोर्स यहाँ पर दिए गए हैं. अगर हम मैंने आपको दो नॉर्मल फोर्स के बारे में बताया, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स. तो यहाँ पर ये और भी बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं. मेनली जो फोर्स है दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट. अब नाम से इसमें आपको पता पड़ जाता है कि कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी को या दो बॉडी की या दो ऑब्जेक्ट की जो सरफेसेस होती हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आनी चाहिए, इंटरेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे से. और नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट रहते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, फिर भी क्या होता है उन पर बल लगता है. ठीक है. अब नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो फोर्स जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. ये इसकी डेफिनेशन है. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, आप जो भी चीज़ें हवा में फेंकते हैं या ग्राउंड ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में फेंकते हैं या ऊंचाई से नीचे की ओर फेंकते हैं, और अर्थ जो प्रेशर लगाती है या हम बॉल को पुल करते हैं, अर्थ जो फोर्स अप्लाई करती है बॉल पर, और ये क्या करता है, या जैसे हमने ग्राउंड पर कोई बॉल फेंकी है तो वो क्या करेगी, अर्थ की सरफेस पर कहीं ना कहीं बल लगाएगी. और अर्थ क्या करती है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है और ये क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. आपको पता है स्पेस में आपने जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको उड़ते हुए देखा होगा. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस जो है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पाया जाता है और अर्थ पर ग्रेविटेशन फोर्स पाया जाता है. इस वजह से हम अर्थ की सरफेस पर चल पाते हैं और जो अदर एक्टिविटीज़ होती है वो हम आसानी से कर पाते हैं. और जैसे ही हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका है, जैसे सपोज हमने बॉल ऊपर की ओर फेंका है या किसी क्रिकेटर ने या फिर जो है बॉल को हिट किया है, तो बॉल को मारा है तो बॉल क्या होगा, ग्राउंड पर ही आएगी. हम फुटबॉल से खेल रहे हैं तो वो ग्राउंड पर ही रहेगी. और हमने एक साथ जो है किसी पेन को या बॉल के अलावा हमने अगर लकड़ी के टुकड़े को भी ऊपर फेंका है तो वो क्या होगा, अर्थ की सरफेस पर ही आकर गिरेगी. इवन पेड़ पौधों से जो फ्रूट्स गिरते हैं वो भी जो है अर्थ पर ही आकर गिरते हैं, अर्थ की सरफेस पर ही गिरते हैं. लेकिन स्पेस पे ऐसा नहीं होता है. स्पेस पे आप किसी चीज़ को अगर फेंकेंगे तो लौट कर नहीं आएगी, वो पलायन कर जाएगी. और इसका एक रीज़न ये है कि स्पेस पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं पाया जाता है. और अर्थ पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल क्यों हैं, क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटेशन फोर्स पाया जाता है. और ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सर आइजैक न्यूटन ने. और ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है भौतिक वैज्ञानिक हैं. इन्हें कई नोबेल प्राइज़ भी मिले हैं. और फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व रहता है. और इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है ये परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नीट्यूड आप जानते हैं उसकी जो किसी भी जो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो किसी भी जो भी बल लगाया जाता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसका मैग्नीट्यूड फोर्स जितना होता है वो क्या होता है, उसके मास का प्रोपोर्शनल होता है. तो प्रोपोर्शनल का साइन ऐसा होता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल होता है. और जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करेगा, या हम कह लें जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा उस पर लगेगा. ठीक है. अब गिवन प्लेस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अलग अलग जगह पर जो है डिफरेंट होता है. जैसे मून पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है या है ही नहीं वहाँ पर, अगर हम बात करें वहाँ पर. और स्पेस पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है.
अर्थ पर ग्रेविटेशन फोर्स पाया जाता है और ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये देखेंगे आप, बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स पुश एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ। अब बॉल यहाँ फेंका है तो ये देखो इस तरह से। अर्थ जो है, अर्थ की सरफेस से अगर कोई चीज़ फेंकेंगे तो क्या होगी, अर्थ क्या करता है, अपने और सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करके रखता है, चुंबक की तरह ये खींचती है, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो अभी हम जो है उड़ते हुए होते हैं हवा में, ठीक है। अब ये ग्रेविटी कैसे अट्रैक्ट करती है आप देख सकते हैं ग्राउंड से। यहाँ पत्थर है, स्टोन फेंका है तो नीचे ही आएगा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भार है उसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उस पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर, ठीक है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अगर हम क्या करते हैं, यूज़ मेज़र करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस जो है एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि फोर्स को मेज़र करने का काम करती है, वेट को मेज़र करती है, फोर्स को मेज़र करती है। इस तरह से उसमें स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर लगी होती है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ वेट लटका दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति का जो वेट है वो मून से ज़्यादा अर्थ पर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे।